बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ड्रामा और थोड़ी स्लो पेस्ड मूवीज़ और कोर्ट ड्रामा मूवीज़ अच्छा लगता है तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं जिस टीवी सीरीज़ को आज एक्सप्लेन करूँगा हो सकता है ये आप लोगों को थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो के स्टोरी के हर एक सिचुएशन के फीलिंग्स को समझें और इस टीवी सीरीज़ के सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखें जो मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस टीवी सीरीज़ के सीजन 1 के दोनों एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप पहले सीजन 1 के दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। तो आज मैं 13 रीजन्स व्हाई टीवी सीरीज के सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगा। तो सीजन 1 पे हम लोगों ने देखे थे कि हैना को उसके हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर कैसे मेंटली टॉर्चर किया था, जिसके वजह से हैना ने सुसाइड कर ली थी। लेकिन वो तो हैना के साइड की स्टोरी थी। क्या सच में हैना एक विक्टिम थी या हैना खुद ही जिम्मेदार थी अपने साथ हुए हैरेसमेंट के लिए, और उसने अपनी टेप्स में अपने बारे में क्या क्या छुपाई थी वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सीजन 1 पे हम लोगों ने जो देखे थे कि हैना के मम्मी पापा ने जो केस किया था स्कूल के अगेंस्ट, उसके कारण पुलिस इस केस से रिलेटेड कुछ स्कूल स्टाफ और कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को कोर्ट में बुलाते हैं, जहां पे सभी लोग एक के बाद एक हैना के सीक्रेट्स बताने लगते हैं जो हैना ने अपनी टेप्स में छुपाई थी अपने बारे में। तो कोर्ट में पहले दिन टाइलर को बुलाया जाता है, जिसने हैना और कोर्टनी के किसिंग वाले पिक्चर्स को स्कूल में वायरल कर दिया था। वो बताता है कि उसके ऊपर स्कूल के ईयरबुक के सभी फोटोज का जिम्मेदारी था। तो हैना पहले दिन जब स्कूल गई थी उसी दिन टाइलर कुछ लड़कियों का फोटो खींच रहा था स्कूल के एक्टिविटीज का फोटो लेने के लिए, ताकि वो फोटो ईयरबुक में प्रिंट किया जा सके। लेकिन जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स टाइलर को पसंद नहीं करता था, तो एज यूजुअल वो लड़कियां टाइलर को फोटो खींचने से मना करते हैं। तब हैना ये देख के खुद ही टाइलर को अप्रोच करती है उसके कुछ फोटोज खींचने के लिए। फिर उस दिन के बाद हैना टाइलर के पास फोटोशूट के लिए भी आई थी। हालांकि टाइलर ने ही हैना को फोटोशूट के लिए बुलाया था, और उस दिन फोटोशूट के बाद वो दोनों में जान पहचान भी हो गया था। फिर कुछ दिन के बाद जब टाइलर हैना को फिर से फोटोशूट के लिए रिक्वेस्ट करता है, तब हैना टाइलर को इंसल्ट करके आगे और कोई भी फोटोशूट करने से मना कर देती है, जो हैना के तब की मेंटल स्टेट के मुताबिक टाइलर को ठीक लगा, क्योंकि उसी दिन ही हैना के अंडरवेयर वाली फोटो वायरल हो गई थी स्कूल में, जो जस्टिन ने खींचा था। तो टाइलर को हैना के साथ हुई ऐसी गंदी घटना की वजह से हैना के लिए खराब लग रहा था। इसीलिए टाइलर हैना को खुश करने के लिए उसके फोटोशूट वाले पिक्चर्स में से सबसे बेस्ट फोटोज को प्रिंट करके हैना के घर चला जाता है, ताकि हैना को अच्छा लगे वो फोटोज देख के। लेकिन हैना के घर के सामने आने के बाद टाइलर देखता है कि हैना क्ले के साथ अपने घर तक आती है। फिर अपने रूम में घुसने के बाद हैना किसी के साथ मोबाइल पे चैटिंग कर रही थी। फिर चैटिंग करते करते वो अपनी शर्ट की बटन्स खोल के अपनी ब्रेस्ट की पिक्चर खींच के किसी को भेज रही थी, और उसकी स्माइल देख के ये पता चलता है कि हैना अपनी मर्जी से ही अपनी गंदी तस्वीरें किसी लड़के को भेज रही थी, जबकि हैना की कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं थी। तो इससे टाइलर कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है कि हैना शायद अपने आप को विक्टिम दिखाने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि कोई भी लड़की जिसके साथ ऐसा घटना हुआ हो स्कूल में, वो ऐसे सिचुएशन पे किसी भी लड़के दोस्त को अपनी प्राइवेट पार्ट की पिक्चर सेंड नहीं करेगी। फिर टाइलर को बहुत खराब लगता है कि जहाँ पे हैना दूसरे लड़के को अपनी ब्रेस्ट की तस्वीर भेज सकती है, वहाँ पे वो स्कूल में टाइलर को एक डिसेंट फोटोशूट के रिक्वेस्ट करने पे उसे इंसल्ट कर देती है। वो अच्छे से भी मना कर सकती थी अगर उसको फोटोशूट नहीं करनी थी। तो टाइलर के इस बयान से कोर्ट में इतना पता चल जाता है कि हैना की कैरेक्टर उतनी भी अच्छी नहीं थी जैसा हैना टेप्स में अपने आप को बता रही थी। तो टाइलर के बयान से कोर्ट का पहला दिन स्कूल के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि केस हैना के मॉम और डैड ने स्कूल के खिलाफ किया था। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, केस सिर्फ स्कूल के खिलाफ नहीं था, केस मेनली ब्राइस को सजा दिलवाने के लिए था, क्योंकि ब्राइस ने हैना का रेप किया था, जो सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो पे मैंने बता दिया था। और स्कूल ने कभी भी हैना के साथ हो रहे हैरेसमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स कटघरे में आ रहे थे कोर्ट में, सबका मेन टारगेट था ब्राइस को सजा दिलवाना, क्योंकि उस स्कूल में स्टूडेंट्स को हैरेस करने का एनवायरनमेंट सिर्फ ब्राइस और उसके दोस्तों ने मिलकर क्रिएट किया था। लेकिन स्कूल के तरफ से जो वकील केस लड़ रही थी वो इतनी स्मार्ट थी कि सभी स्टूडेंट्स को ऐसे इंटरोगेट कर रही थी कि वो लोग ब्राइस के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। उल्टा हैना के सारे सीक्रेट्स कोर्ट में एक के बाद एक सब बोल रहे थे। तो फिर अगले दिन कोर्टनी को कोर्ट में बुलाया जाता है, जिसके साथ हैना किस करते हुए टाइलर ने फोटो खींच लिया था। तो कोर्टनी के बारे में हैना ने जो भी बताई थी अपने टेप्स में, वो सब सही थी, इसमें कोई भी सीक्रेट्स नहीं थी, जिससे कोर्ट का सेकंड डे स्कूल के खिलाफ जाता है। तो तीसरे दिन जेसिका की कोर्ट में सुनवाई थी, और जेसिका डिसाइड करके आती है कोर्ट में कि वो सभी बातें सच सच बता देगी कोर्ट पे, खास करके ब्राइस ने जो उसको रेप किया था वो बात वो कोर्ट में बताएगी, ताकि दुनिया के सामने ब्राइस की
असलियत सामने आए। लेकिन कोर्ट में स्कूल के तरफ से लड़ने वाली वकील जेसिका को ऐसे पेचीदा सवाल पूछने लगती है कि वो कुछ भी बोल नहीं पाती है कोर्ट में, और उस वकील के सवालों के वजह से जेसिका को अपने साथ हुए रेप के सीन्स बार बार याद आने लगते हैं, जिसके वजह से जेसिका अचानक चुप हो जाती है और वो कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाती है, जिससे उस दिन भी कोर्ट में स्कूल और ब्राइस के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होता है। तो अब तक ब्राइस के खिलाफ कोई भी ठीक से कुछ भी बोल नहीं पाया था। फिर जब जेसिका कुछ नहीं बोल पाई तब क्ले और टोनी डिसाइड करता है कि ब्राइस को सजा दिलवाने के लिए जस्टिन का पता लगाना होगा, क्योंकि जस्टिन ही वो लड़का था जिसके बयान से ब्राइस का गुनाह साबित किया जा सकता है, क्योंकि जस्टिन बचपन से ही ब्राइस का दोस्त था और जस्टिन ब्राइस के घर में ही रहता था। तो उसका गवाह एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है इस केस के लिए। तो सीजन 1 पे हम लोगों ने देखे थे कि जस्टिन शहर छोड़ के चला गया था, तो उसको ढूंढने के लिए टोनी कुछ दोस्तों की मदद से जस्टिन का पता लगाता है और वहाँ पे टोनी और क्ले जस्टिन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर बहुत ढूंढने के बाद वो दोनों को जस्टिन रास्ते में बहुत बुरी हालत में मिलता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो रास्ते में ही दिन और रात बिता रहा था और जस्टिन अपने घर छोड़ते वक्त अपने मॉम के बॉयफ्रेंड से कुछ पैसे चुरा लिया था और वही पैसों से वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। तो जस्टिन का ये हालत देख के क्ले और टोनी समझ जाता है कि अगर उसको बयान देना है कोर्ट में तो उसको जस्टिन के बॉडी से सारे ड्रग्स क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उसका बयान का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। फिर टोनी और क्ले जस्टिन को क्ले के घर में छुपा के लेके चला आता है और टोनी और शेरी मिलके कुछ दवाइयों की मदद से जस्टिन का बॉडी रिसाइकल करना शुरू करते हैं, ताकि टाइम आने पे वो ब्राइस के खिलाफ गवाही दे सके। और ये बहुत जरूरी था, नहीं तो हैना की मौत के लिए जो मेनली जिम्मेदार था यानी कि ब्राइस, उसको सजा नहीं मिलेगा। फिर जेसिका के बाद मार्कस को बुलाया जाता है कोर्ट पे, जो स्कूल के डिसिप्लिन कमेटी और स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट था, और उसी ने हैना को वैलेंटाइन डे पे रेस्टोरेंट में लाके उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने का कोशिश किया था। तो उससे पूछने पे वो कोर्ट में झूठा बयान देता है। मार्कस बोलता है कि हैना एक्चुअली ब्राइस से बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्राइस का स्टेटस बहुत हाई था, इसीलिए वो ब्राइस को पाने के लिए मार्कस से दोस्ती की थी, ताकि मार्कस हैना को हेल्प करे ब्राइस के साथ सेटिंग करवाने के लिए। तो जब मार्कस वैलेंटाइन डे पे ऐसा सुनता है तब उसको बहुत खराब लगता है। फिर वो जब हैना को समझाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है कि ब्राइस के साथ उसका कुछ नहीं हो पाएगा, तब हैना गुस्से में आके मार्कस को धक्का देके नीचे गिरा दिया था। ये बोल के वो हैना के खिलाफ गवाही दे देता है और मार्कस ऐसा झूठा बयान इसलिए देता है ताकि वो अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सके, क्योंकि मार्कस का पिता एक पॉलिटिशियन था और कुछ दिन के बाद ही इलेक्शन शुरू होगा और मार्कस भी आगे जाके एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था। तो उसको अपने कैरेक्टर को क्लीन रखना ही पड़ेगा, चाहे इससे किसी और का नाम भले ही खराब हो। फिर मार्कस के बाद अगले दिन रेयान को बुलाया जाता है कोर्ट पे, जिसने हैना की लिखी हुई एक पोएम को अपने मैगजीन पे उसके मना करने के बावजूद भी प्रिंट कर दिया था। वो कोर्ट में बताता है कि उसने जो हैना के साथ किया था वो बहुत ही बुरा था, लेकिन स्कूल के तरफ से जो वकील थी वो पेचीदा सवाल कर करके रेयान को हैना की कुछ सीक्रेट्स कोर्ट में बताने पे मजबूर कर देती है। फिर रेयान बताता है कि सब जानते थे कि जस्टिन के वजह से ही हैना स्कूल में बदनाम हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद भी हैना कंटिन्यूअसली जस्टिन के साथ कांटेक्ट में थी और जब जस्टिन और जेसिका के बीच रिलेशन चल रहा था तब भी जस्टिन और हैना मैसेज के थ्रू कांटेक्ट में थी। यहाँ तक कि हैना जस्टिन को मिस भी करती थी, जिसके वजह से वो जस्टिन के लिए कविताएं भी लिखती थी। और ये बात जानने के बाद रेयान ने हैना को बहुत समझाया कि जिसके वजह से वो पूरे स्कूल में बदनाम हो गई थी उसी के साथ कांटेक्ट रखने से उसका नाम और भी खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हैना जस्टिन से कांटेक्ट रखी थी। तो इस बात पे भी ये साबित होती है कि वो खुद ही बार बार दूसरों को चांस दे रही थी अपने आप को बदनाम करने के लिए। और हैना और जस्टिन में जो कांटेक्ट था मैसेज के थ्रू, वो प्रूव होता है हैना के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से, जो स्कूल के वकील ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था। तो इसके बाद हैना के मम्मी और पापा को कटघरे में बुलाया जाता है और हैना के मम्मी पापा को पूछताछ करने के बाद और एक चीज भी कोर्ट में सामने आता है, और वो ये था कि हैना के पापा का एक औरत के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स था, जो हैना देख लिया था, जिसके वजह से वो शॉक में चली गई थी, क्योंकि उसका जो विश्वास था कि उसके मम्मी पापा एक परफेक्ट कपल थे और उसका डैड उससे और उसके फैमिली को बहुत प्यार करता था, वो सब उसको झूठ लगने लगी थी। क्योंकि अगर उसका पापा अपने फैमिली से सच में प्यार करता तो वो दूसरे औरत के साथ अफेयर नहीं करता। तो यहाँ पे ये साबित होता है कोर्ट में कि सुसाइड जैसा गंदा ख्याल उसके मन में सिर्फ बाहर के इंसानों की वजह से ही नहीं आई थी, उसका फैमिली भी जिम्मेदार था उसके मौत के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से ही करता है, और अगर अपने माता या पिता ही गलत काम करे तो उसका बुरा असर घर के बच्चे के ऊपर ही सबसे ज्यादा पड़ता है। तो कोर्ट में स्कूल के तरफ से लड़ने वाली वकील बताती है कि स्कूल को दोष देने से पहले खुद हैना के माता पिता को अपने तरफ उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं, तो स्कूल का हर एक बच्चे का ख्याल रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी, लेकिन हर एक माता पिता का अपने बच्चों का ख्याल रखना पॉसिबल भी है, और ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी भी है। जो सुन के हैना के माता पिता भी
समझते हैं कि यहाँ पे वो दोनों भी कुछ हद तक जिम्मेदार थे हैना के मौत के लिए। फिर अगले दिन जैक को बुलाया जाता है कोर्ट पे, जिसको हैना ने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की थी ताकि वो उसको हेल्प करे। लेकिन जैक ने कुछ भी हेल्प नहीं किया था, जो सीजन 1 पे हम लोगों ने देखे थे। लेकिन कोर्ट में आके जैक हैना के बारे में एक बहुत बड़ा राज का पर्दाफाश करता है, जो सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। स्पेशली क्ले को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हैना ऐसा कुछ कर सकती है, जिसकी वजह से वो जैक के ऊपर गुस्सा हो जाता है। लेकिन लास्ट में उसको विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि जैक सच बोल रहा था। तो जैक बताता है कि जब हैना ने वो लेटर दिया था जैक को, जिसमें वो उससे मेंटल सपोर्ट मांग रही थी और उसने हैना को मदद नहीं किया था, उसके बाद वेकेशन शुरू हो गया था। और वेकेशन के वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स छुट्टी मनाने के लिए घूमने चले गए थे फैमिली या फिर दोस्तों के साथ। और क्ले भी अपने दादाजी के घर में छुट्टी बिताने के लिए चला गया था। लेकिन हैना की कोई भी रिलेटिव्स नहीं थी जहाँ पे वो छुट्टी बिताने के लिए जा सकती थी। उसके ऊपर उसके पापा का नया मेडिसिन शॉप खोला था, तो हैना को अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सिनेमा हॉल पे वो पार्ट टाइम वाला काम करनी पड़ रही थी। तो वेकेशन के वक्त एक दिन जैक जब अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने आया था, तब वो देखता है कि हैना वहाँ पे काम करती है। तो वो हैना से अकेले में थोड़ी देर बात करता है और हैना से सॉरी मांगता है, क्योंकि जैक ने भी ब्राइस के साथ रह के बहुत बार हैना को थोड़ा बहुत हेरस किया था। फिर ऐसे बात करते करते वो लोगों में दोस्ती बन जाती है और जैक को भी लगा कि हैना उतनी भी बुरी लड़की नहीं है जितना कि स्कूल के स्टूडेंट्स उसके बारे में सोचते हैं। तो वो दोनों बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। और जैक के पापा का भी कुछ महीने पहले ही डेथ हो गया था, जिसके वजह से जैक को भी कोई चाहिए था जिसके साथ वो अपना दर्द शेयर कर पाए। क्योंकि जैक जिनके साथ घूमता फिरता था, यानी कि ब्राइस और उसके दोस्तों के साथ, वो लोग सिर्फ नशा करने में और पार्टी करने में ही बिजी रहता था। उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उसको इमोशनल सपोर्ट मिल सके। तो वो दोनों बाहर मिल के अपने दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। फिर ऐसे ही मिलते मिलते वो दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है और हैना जैक को प्यार करने लगी थी। और जैक के दिल में भी हैना के लिए फीलिंग्स जगने लगा था। लेकिन हैना जैक से फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी, जिसके वजह से हैना जैक के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए उतावली हो गई थी। और हैना इतनी उतावली हो गई थी कि वो वेकेशन के वक्त अपना काम छोड़ के डेली जैक को अपने घर पे बुला लेती थी और पूरे दिन वो दोनों दिन में कई बार सेक्स करते थे। और टीनेजर्स के इस उम्र में ऐसी इच्छा बहुत ज्यादा होते हैं, जो एक बायोलॉजिकल नीड होता है टीनेजर्स के बॉडी के लिए। लेकिन इसी बायोलॉजिकल नीड के वजह से बहुत टीनेजर्स गलती कर बैठते हैं, जो करना नहीं चाहिए। तो फिर जब वेकेशन खत्म होने को आता है, तब जैक एक दिन हैना को बोलता है कि वो चाहता है कि वो दोनों का रिलेशन सीक्रेट रहे। वो नहीं चाहता है कि वो दोनों के रिलेशन के बारे में स्कूल में किसी को भी कुछ भी पता चले, जो सुन के हैना को बहुत खराब लगती है और वो जैक के साथ रिलेशन तोड़ देती है। और जैक अपने रिलेशन को स्कूल में इसीलिए छुपाना चाहता था, क्योंकि जैक जानता था कि अगर स्कूल में सबको वो दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया, तो ब्राइस और उसके दोस्त वो दोनों के रिलेशन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हैना ऑलरेडी बदनाम थी स्कूल में और उन दोनों को उल्टे सीधे मजाक और कमेंट सुनना पड़ेगा, जिसके वजह से जैक का स्कूल में झमेला हो सकता है वो लोगों के साथ। और जैक स्कूल में कोई भी झमेला नहीं चाहता था, क्योंकि जैक के फैमिली का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा था और जैक की माँ भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिसके कारण वो झमेले से दूर रहने के लिए हैना को उनके रिलेशन सीक्रेट रखने के लिए बोला था। लेकिन हैना को स्कूल में सिक्योरिटी चाहिए था, जो जैक के साथ रह के उसको मिल सकती थी। लेकिन जैक तो खुद ही अपने सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा था। तो ऐसा करके वो दोनों का रिलेशन आखिर में टूट जाता है। तो जैक के इस बयान के बाद कोर्ट में हैना ही दोषी साबित होने लगी थी, क्योंकि केस जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही ये सामने आ रहा था कि हैना ही ज्यादातर खुद से लड़कों के साथ इन्वॉल्व रहती थी। उसने कभी अपने प्रॉब्लम को लेके ना ही अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया और ना ही कभी स्कूल के किसी भी टीचर के साथ डिस्कस किया, और किया भी तो उसके रेप होने के बाद। और वो जितने भी लड़कों के साथ दोस्ती कर रही थी, सबके साथ वो किसी न किसी तरीके से फिजिकली या इमोशनली जुड़ जाती थी। तो जैक के इस बयान के बाद जैक को भी बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि जैक ये सब बातें कोर्ट में बताना नहीं चाहता था। लेकिन स्कूल के तरफ से जो वकील थी, उसने सभी के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज रिकॉर्ड्स पहले से ही कलेक्ट कर ली थी, जिसके वजह से हैना और जैक के बीच जो हजारों मैसेजेस होते थे वो सब सामने आ गए थे। इसीलिए जैक को सब सच बोलना पड़ा कोर्ट में। तो उस दिन भी कोर्ट में ब्राइस के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया। फिर इसी तरह कोर्ट में एक के बाद एक पूछताछ चलता गया और इसी तरह क्ले, टोनी और मिस्टर पोर्टर को भी कोर्ट में बुलाया जाता है। और इनमें से सिर्फ मिस्टर पोर्टर ही है जो स्कूल के खिलाफ बयान देता है। मिस्टर पोर्टर बताता है कि वो अगर स्कूल के रूल्स को फॉलो ना करके अपने तरीके से इस मैटर को हैंडल करता, तो शायद हैना को वो बचा लेता। तो मेनली स्कूल के रूल्स और स्कूल के प्रिंसिपल को जब तक चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक स्कूल का एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा। और मिस्टर पोर्टर के ऐसे बयान के कारण उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर कोर्ट में हैना के पिछले स्कूल की एक लड़की को लाया जाता है कटघरे में, जो बताती है कि हैना पिछले स्कूल में वो लड़की को अपने दोस्तों के साथ मिलकर हैरेस करती थी, जिसके वजह से वो लड़की डिप्रेशन की पेशेंट बन गई थी। और हैना के ये सब कारनामों के वजह से उसको पिछले स्कूल में सस्पेंड भी किया गया था। और इस लड़की के बयान के बाद हैना के मॉम डैड के हाथ से केस ऑलमोस्ट निकल जाता है, क्योंकि हैना ने जो टेप्स में बताई थी उसमें पूरा सच नहीं था, जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। उसने सिर्फ अपने पार्ट की स्टोरी
स्टोरी बयान की थी, लेकिन उसने जो गलतियाँ की थी वो सब का उसने जिक्र भी नहीं की थी अपने टेप्स में। तो जब हिना की लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं थी तो इसमें स्कूल का क्या दोष है। तो अब सिर्फ दो लोगों का गवाही देना बाकी था, जस्टिन और ब्राइस का। तो पहले जस्टिन को कटघरे में बुलाया जाता है, फिर वो कोर्ट में सभी बातें क्लियरली बताता है कि कैसे ब्राइस ने जेसिका का रेप किया था और कैसे वो घर में पार्टीज अरेंज करके लड़कियों के साथ गंदा काम करता था। लेकिन वो वकील केस को ऐसे घुमा देती है कि जस्टिन का गवाही झूठा प्रूव हो जाता है। वो वकील बताती है कि जिस रात जेसिका का रेप हुआ था तब जस्टिन नशे में धुत था और जस्टिन ने ही बोला था कि ब्राइस ने दरवाजा लगा के रेप किया था। तो वो कैसे क्लियरली बता सकता है कि ब्राइस ने ही जेसिका का रेप किया था, जबकि जेसिका ने ही अपनी मर्जी से ब्राइस के साथ सेक्स की थी। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसी बात वकील को स्कूल से पता लगा था, क्योंकि ब्राइस ने स्कूल में ये र्यूमर फैला के रखा था कि जेसिका ब्राइस के साथ खुद से फिजिकली इन्वॉल्व हुई थी और सब ने ये बात विश्वास भी किया था स्कूल में, क्योंकि जेसिका एक नशेड़ी थी जो हमेशा ब्राइस के घर नशा करने के लिए जाया करती थी। तो जस्टिन के बयान के बाद भी ब्राइस के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लग पाया। फिर लास्ट में ब्राइस को बुलाया जाता है और ब्राइस बताता है कि हेना स्कूल में जब नई आई थी तब वो ब्राइस के साथ दोस्ती की थी और वो दोनों बहुत बार डेट पे गए थे और हेना ने ब्राइस को प्रपोज भी की थी, लेकिन ब्राइस उसको मना कर दिया था। लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत बार फिजिकली इंटीमेट भी हुए थे और ये सब बातें एक्चुअली झूठ था। ब्राइस अपने आप को बचाने के लिए ऐसा झूठा बयान दिया था कोर्ट में, जबकि सच ये था कि हेना की ब्राइस के साथ दोस्ती हुई थी जब वो नई आई थी। लेकिन कुछ दिन मिलने के बाद ब्राइस ने हेना को प्रपोज किया था, ना कि हेना ने ब्राइस को, और हेना ने ब्राइस को सीधा रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद और वो दोनों कभी भी एज ए फ्रेंड भी नहीं मिले थे और डेट पे जाना तो दूर की बात। और ब्राइस ने जो झूठा बयान दिया था इसका गारंटी जस्टिन देता है, क्योंकि जस्टिन तो हमेशा ब्राइस के साथ ही रहता था, तो उसको सभी बातें मालूम था। तो ये बयान देने के बाद कोर्ट अगले 2 दिन के बाद फैसला सुनाएगा ऐसा डिक्लेयर करता है। और सबको पता चल गया था कि कोर्ट में हेना का मम केस हारने वाली थी और एलेक्स जो पिछले सीजन में अपने आप को गोली मार के सुसाइड करने का कोशिश किया था वो मरा नहीं था, लेकिन उसके बॉडी का एक साइड पैरालाइज्ड हो गया था, क्योंकि गोली उसके ब्रेन के एक साइड को डैमेज कर दिया था, जिसके वजह से उसका मेमोरी पावर कम हो गया था। और अगर उसको सब याद रहता तो शायद हेना की मॉम वो केस जीत जाती, क्योंकि जिस रात ब्राइस ने हेना का रेप किया था तब एलेक्स भी उस पार्टी में था और एलेक्स ने ब्राइस को देख लिया था हेना को रेप करते हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया था, जिसके वजह से उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा था और उसी के कारण उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन केस खत्म होने के बाद एलेक्स को सब याद आता है और तब उसको सब याद आके भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर उधर जैक भी बहुत सारे ऐसे फोटोज कलेक्ट करके क्ले और जस्टिन को लाके देता है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि ब्राइस और उसके दोस्तों ने मिलके स्कूल के और बहुत सारे लड़कियों को उनके स्कूल के स्पोर्ट्स स्टोर हाउस में ले जाके उनको नशा करा के उनका रेप किया था। और ये फोटोज देखने के बाद और साथ में ब्राइस के गलत बयान देने के कारण स्कूल में टाइलर, एलेक्स, क्ले, जस्टिन, जैक सब भड़क जाते हैं और वो सब मिलके ब्राइस के दोस्तों को मारने लगते हैं, क्योंकि स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट ब्राइस और उसके दोस्तों ने मिल के खराब करके रखा था इतने सालों से। और सबसे खराब चीज ये था कि जिन लड़कियों का रेप ब्राइस और उसके दोस्तों ने मिलके किया है अब तक, वो लड़कियों को अब तक पता ही नहीं है कि उन लोगों का रेप हुआ था, क्योंकि वो लड़कियों को इतना नशा करवाया जाता था कि वो लड़कियां बेहोश हो जाते थे और वो लोग बेहोश होने के बाद वो लोगों का रेप किया जाता था और उसका फोटो भी लिया जाता था। फिर स्कूल में मारपीट के बाद क्ले और उसके दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सब फोटोज वो लोग कोर्ट में पेश करेगा ताकि वो सबको सजा मिले। लेकिन ब्राइस का सबसे करीबी दोस्त जिसका नाम था मोंटी, उसने क्ले के गाड़ी से वो फोटोज का बॉक्स चुरा के लेके चला जाता है, जो और कभी उन लोगों को मिलता ही नहीं। फिर क्ले और उसके दोस्त जाके जेसिका को रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको जैसे भी हो हिम्मत जुटा के ब्राइस के खिलाफ केस करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी इज्जत के बारे में सोच के ये छुपा के रखेगी कि उसका कभी रेप हुआ था, तो ब्राइस और उसके दोस्त न जाने कितनी और लड़कियों के साथ ऐसा करता रहेगा। तो जेसिका अपने आप में फिर से आत्मविश्वास ला के ब्राइस के खिलाफ एफआईआर करती है और इधर हेना के सुसाइड केस में ब्राइस को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और स्कूल के खिलाफ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन उधर जेसिका के एफआईआर के बेसिस पे ब्राइस के ऊपर केस चलता है, जिसमें ब्राइस गिल्टी प्रूव हो जाता है और उसको पुलिस पकड़ के लेके चला जाता है। लेकिन जस्टिन को भी पुलिस अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो जस्टिन ने ब्राइस का साथ दिया था जेसिका के रेप होने में, तो दोनों को पुलिस अरेस्ट करके लेके चला जाता है। लेकिन ब्राइस उस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन का बेटा था, तो ब्राइस का फैमिली अपने पैसे के दम से ब्राइस को सजा से बचा लेता है और उसको पनिशमेंट के तौर पे सिर्फ उसका स्कूल चेंज किया जाता है। जबकि जस्टिन जो गरीब था उसको
को 1 साल का सजा होता है। अगर जस्टिन चाहता तो वो अपने आप को सजा से बचा सकता था अगर वो ब्राइस से दोस्ती रखता, लेकिन जस्टिन ब्राइस के साथ दोस्ती रखने से अच्छा जेल जाना बेहतर समझा। और क्ले ने जो जस्टिन को अपने घर में छुपा के रखा था वो क्ले के मम्मी पापा को पता चल गया था। और जैसे कि जस्टिन का रहने का ना कोई घर था और ना अच्छे से देखभाल करने के लिए कोई गार्डियन था, तो क्ले के पेरेंट्स जस्टिन को अडॉप्ट कर लेते हैं जस्टिन के जेल से निकलने के बाद। और जस्टिन की माँ भी लॉ डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो क्ले की माँ ने ही बहुत कोशिश के बाद जस्टिन को 1 साल के अंदर जेल से निकाली। और इसी तरह जस्टिन और क्ले के बीच भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। और ये सब घटना के बाद सीजन 2 का मेन स्टोरी यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। हालांकि इस सीजन के लास्ट एपिसोड में एक घटना दिखाया जाता है टाइलर को लेके, जिसके वजह से सीजन 3 स्टार्ट होता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टीवी सीरीज के और 2 सीजन है, मतलब टोटल 4 सीजन है इस टीवी सीरीज के। तो अगर आप लोग सीजन 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तभी मैं इस टीवी सीरीज का 3rd सीजन का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को ऐसे टाइप की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर व्यूअर्स सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर जॉनर की मूवीज ही पसंद करते हैं। लेकिन मैंने इस टीवी सीरीज को इसलिए चुना एक्सप्लेन करने के लिए ताकि अगर स्कूल या कॉलेज का कोई स्टूडेंट्स या फिर कोई गार्डियंस मेरे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को पता चले कि रियल लाइफ में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं टीनेजर्स की लाइफ में। और मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ इस सीजन के बारे में। इस सीजन पे दिखाया गया था कि क्ले का एक लड़की के साथ रिलेशन हुआ था, लेकिन क्ले हेना से इतना प्यार कर बैठा था कि वो हर जगह पे सिर्फ हेना को ही देख रहा था पूरे सीजन में। और इसी कारण से उसका ब्रेकअप भी हो जाता है, क्योंकि वो हेना को भूल ही नहीं पा रहा था। अब इस सीजन में क्ले का लव स्टोरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा डीपली इसके बारे में नहीं बताया एक्सप्लेनेशन में। और ऐसे भी और भी बहुत सारे सीन्स है जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ मेन स्टोरी पे ही फोकस करके स्टोरी को एक्सप्लेन किया हूँ, नहीं तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाता। तो क्या लगता है आप लोगों को इस स्टोरी में सबसे ज्यादा गलती किसका था? आप लोगों के विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर।